माँ बीमार हो गई थी और डॉक्टर के पास दोबारा जाना जरूरी था। मुझे अकेले भेजना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसे, मेरे भांजे को, मेरे साथ भेज दिया। शहर दूर था। बस में चढ़े तो देखा भीड़ बहुत थी। सीट एक ही बची थी। मैं बैठ गई मजबूरी में। वो पास में खड़ा हो गया। बस चली और भीड़ बढ़ती गई। वो अब छोटा नहीं रहा था, कद लंबा हो गया है, शरीर भरा भरा सा, आवाज में भी भारीपन आ चुका है। और मैं एक ऐसी उम्र की औरत जिसे अब कोई औरत नहीं समझता, जिसके लिए प्यार, स्पर्श, अपनापन, ये सब अब सिर्फ किताबों की बातें रह गई थी। वो खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मेरी बांह उसके शरीर से हल्के से छू गई। मैंने हटाना चाहा, लेकिन बस झटके से मुड़ी और मैं फिर उसके और करीब आ गई। माफ करना, मैंने कहा। उसने सिर झुका दिया, लेकिन उसकी आंखें मेरी नजरों से मिली, बस एक पल के लिए। मैंने नोटिस किया, उसकी नजरें सीधी मेरी छाती पर थी। उस एक पल में जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि उसने भी कुछ महसूस किया। मैंने नजरें फेर ली। मन के अंदर कुछ हिल गया था, जैसे एक रूखी जमीन में किसी ने पानी टपका दिया हो। मैं खुद को समझाती रही, ये सिर्फ थकान है, ये भ्रम है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उस दिन की चुप्पी ने कुछ बदल दिया था। सुबह की हल्की सी ठंडक थी, लेकिन मन में अजीब गर्मी थी। पिछली रात बस की वो कुछ झलकियां अब भी दिमाग में घूम रही थीं। उसका पास आना, मेरी नजरें झुकाना और उस एक पल की आंखों की मुलाकात। मैं हर बार खुद को समझाती रही, कुछ नहीं था उसमें, कुछ नहीं होना चाहिए। पर दिल कहाँ मानता है इतनी आसानी से। हम शहर पहुंचे। डॉक्टर से मिलने का समय शाम का था और अभी पूरा दिन पड़ा था। चलो मौसी, मॉल चलते हैं, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। शायद मैं खुद भी चाह रही थी कि कुछ समय के लिए डॉक्टर, घर, सास, पति, इन सब से दूर कहीं और चला जाऊं। मॉल, वो चमकती दुनिया। वो मुझे ले गया शहर के बड़े मॉल में। लोगों की भीड़, चमकते शोरूम्स, कपड़ों की दुकानें, सब कुछ देखकर मैं कुछ पलों के लिए भूल गई कि मैं कौन हूं। मैंने कुछ नाइटीज और सूती कुर्तियां देखी। ले लूं? मैंने उससे पूछा। पहली बार उस दिन कुछ सहज कहा। उसने मुस्कुराकर कहा, ले लीजिए मौसी, खुद के लिए कुछ लेना भी जरूरी होता है। उसके ये शब्द किसी दवा से कम नहीं थे। मैं चेंजिंग रूम में कपड़े ट्राई कर रही थी। एक गुलाबी रंग की नाइटी पहनते हुए मैंने खुद को शीशे में देखा। कई सालों बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं अब भी औरत हूं। सिर्फ एक बांझ नहीं, सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक जीती जागती, महसूस करने वाली औरत। मैं बाहर आई तो उसकी नजर मुझ पर टिकी हुई थी। एक पल और फिर उसने नजरें फेर ली। मुझे उस नजर में कुछ दिखा, या शायद मैं चाह रही थी कि कुछ देखूं। हम कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। मैंने जानबूझकर अपने बाल सुलझाते हुए कहा, तुम अब बहुत बड़े हो गए हो। हाँ, अब तो मैं कॉलेज से भी निकल चुका हूं, उसने हंसते हुए कहा। हंसी के बीच कुछ छिपा था, शायद वही जो मैं छिपा रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। वो अब बच्चा नहीं था और शायद मैं भी अब सिर्फ मौसी नहीं रह गई थी। शाम को डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। कुछ हल्का सुधार था, कुछ और टेस्ट लिखे और 1 महीना दवा और दी। ठीक हो जाओगी, डॉक्टर ने कहा। मैं मुस्कुराई, पर मन जाने क्यों भारी हो गया था। डॉक्टर से मिलकर निकलते निकलते शाम हो गई थी। रास्ते पर आते ही वो बोला, मौसी, अब बस तो मिलनी मुश्किल है, ट्रेन भी छूट चुकी होगी। मैंने मोबाइल में देखा। हाँ, अगली बस सुबह की ही थी। अब क्या करें? मैंने धीमे स्वर में पूछा। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, किसी होटल में रुकना पड़ेगा, आप थकी भी हैं। मैंने हामी में सिर हिलाया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। होटल ज्यादा बड़ा नहीं था, मध्यम दर्जे का, साफ सुथरा। एक ही रूम बचा था और सिर्फ एक ही डबल बेड। आप चाहें तो मैं नीचे रिसेप्शन एरिया में सो जाऊं, उसने कहा। नहीं, मैंने अचानक कह दिया, शायद थकावट में या शायद कुछ और। कोई जरूरत नहीं, हम दोनों अपनी अपनी साइड ले लेंगे। मैंने बात खत्म की। कमरे में चुप्पी थी। बाहर हल्की बारिश होने लगी थी। खिड़की से आती बूंदों की आवाज
जैसे मन के भीतर कुछ टकरा रही थी। मैंने वॉशरूम में जाकर मुंह धोया, बाल खोले और वही गुलाबी नाइटी पहन ली जो दिन में खरीदी थी। कुछ नहीं सोचा, बस पहन ली। शीशे में खुद को देखकर मुझे लगा, क्या मैं अब भी किसी की चाहत के लायक हूं? जब बाहर आई, वो सोफे पर बैठा था, मोबाइल देखता हुआ। उसने मुझे देखा। बस एक पल के लिए उसकी निगाहें झिझकी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। आप खाना मंगा लें, मैं नीचे से कुछ ले आता हूं, वो बोला और बाहर निकल गया। मैंने चादर ठीक की, पंखा धीमा किया और बिस्तर पर बैठ गई। कुछ मिनटों बाद वो लौटा, हाथ में खाना और 2 पानी की बोतलें। हमने साथ खाना खाया। उसने अपनी नजरें नीचे रखी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, पर हम दोनों के बीच कुछ था, कुछ जो न तो कहा गया न ही छुआ गया, लेकिन मौजूद था। रात बढ़ी, हम दोनों अपनी अपनी साइड लेट गए। मौसी, उसकी आवाज धीमी थी। हाँ, आप दुखी है ना? मेरे गले में कुछ अटक गया। हाँ, बहुत। मैंने पहली बार सच कहा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर उसने बस इतना कहा, मैं यहां हूं, अगर आपको कभी किसी की जरूरत हो। मैंने करवट ली, उसकी ओर पीठ करके। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जाने क्यों, कमरे में रात आधी हो चुकी थी। वो दूसरी ओर मुंह करके लेटा था और मैं भी अपनी तरफ, पर नींद दोनों को नहीं आ रही थी। मैं जानती थी बारिश अब भी हो रही थी, धीमी, लगातार। बाहर भीगती सड़कों की आवाजें, भीतर किसी बेचैनी का अक्स थी। मेरे भीतर बहुत कुछ था, थकान, भूख, बिखराव और एक अजीब सी चाह। चाह क्या थी समझ नहीं पा रही थी। कोई गले लगा ले, कोई बिना कुछ कहे मेरा दुख समझ जाए, या कोई बस कह दे कि मैं भी महसूस किए जाने के लायक हूं। मैं उठकर पानी पीने गई। जैसे ही लौट रही थी, उसकी आंखें मुझसे मिली, अंधेरे में चमकती हुई सी। उसने शायद मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन मेरी आहट पहचान ली थी। सोई नहीं आप? उसने पूछा। नहीं, नींद नहीं आ रही, मैंने कहा। वो उठकर बैठ गया और कुछ देर यूं ही चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप बहुत अकेली लगती हैं मौसी। मुझे वो मौसी शब्द उस वक्त बहुत अजनबी सा लगा। मैं उसके पास बैठ गई। वही पलंग का किनारा, वही चुप्पी। सब कुछ टूट गया है, खुद से भी डर लगने लगा है, मैंने कहा। वो मेरी ओर मुड़ा। मैं यहां हूं ना? उसके हाथ ने मेरा हाथ हल्के से छुआ, एक सहानुभूति भरा स्पर्श, लेकिन उस स्पर्श में कुछ था जो दिल की किसी बेहद कमजोर नस को छू गया। मैंने कुछ नहीं कहा, ना उसने, पर हम दोनों के बीच की वो एक रेखा, मौसी और भांजे की मर्यादा, धुंधली पड़ने लगी थी। उसका हाथ अब मेरी हथेली थाम चुका था। मेरे मन ने कहा, बस यहीं रुक जाओ। पर शरीर कई बार मन की नहीं सुनता। उस रात हम दोनों ने कुछ ऐसा किया जो नहीं होना चाहिए था। न वो सिर्फ मेरी गलती थी, न उसकी। ये गलती परिस्थितियों की थी, असहायपन की थी, और शायद उस लंबे समय की थी जब कोई मुझे सिर्फ इंसान की तरह देखने को भी तैयार नहीं था। सुबह सवेरा हुआ, कमरे में रोशनी फैली, पर भीतर अंधेरा उतर चुका था। वो चुपचाप उठा, उसने कपड़े पहने और दरवाजे के पास खड़ा रहा। मैंने आंखें नहीं उठाई। मौसी, उसकी आवाज टूटी थी। मैंने कुछ नहीं कहा। वो चला गया। मैं बहुत देर तक उस बिस्तर पर बैठी रही। हाथ कांप रहे थे, आंखें पत्थर हो चुकी थी। मुझे खुद से घिन नहीं आ रही थी, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी कि अब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। अब घर लौट आए थे हम, शरीर तो लौट आया था, लेकिन मन अब भी उसी होटल के कमरे में कहीं छूट गया था। मैंने माँ से झूठ कहा। डॉक्टर ने बस दवाइयां बदल दी हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं पूछी। शायद पूछने से डरती थी, या शायद जानना नहीं चाहती थी। घर में सब सामान्य था बाहर से, लेकिन मेरे और उसके बीच अब एक अजीब सा खिंचाव था। ना कोई बात, ना नजरें, न टकराहट, फिर भी कुछ था जो हर वक्त हमारे बीच मौजूद रहता था। कई रातें शुरुआत में हम एक दूसरे से बचते रहे, लेकिन अंदर कुछ जाग चुका था। एक भूख, एक अनुभूति जो सालों से मैंने दबा रखी थी। और फिर एक रात मैं किचन में थी, वो पानी लेने आया। मेरी उंगलियां उसके हाथ से छू गईं, हल्का सा, पर उस छुअन में वही पुरानी बिजली सी झंझनाहट लौट आई। हमने कुछ नहीं कहा,
लेकिन अगले दिन वो देर रात मेरे कमरे के पास रुका। मैंने दरवाज़ा खोला, न कुछ पूछा न कुछ कहा। अब हम अक्सर रात को मिलते, चुपचाप, चोरी छिपे, जैसे किसी नशे की लत हो। उसके स्पर्श में मुझे वही गर्माहट मिलती थी जो कभी अपने पति के साथ चाही थी। पर सुबह होते ही घिन, डर और खालीपन फिर लौट आता। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। हर दिन आईना मुझे झूठा दिखता था। एक ओर शरीर तृप्त था, दूसरी ओर आत्मा रोज और खाली हो रही थी। वो भी बदल गया था, पहले जैसा मासूम नहीं, अब थोड़ा साहसी, थोड़ा अधिकार जताता हुआ। मुझे डर लगने लगा था, कहीं ये अब सिर्फ शारीरिक रिश्ता ना बन जाए, या शायद पहले से वही था और मैं सिर्फ इस्तेमाल हो रही हूं। हम दोनों अब ऐसी डगर पर थे जहां से लौटना बहुत मुश्किल होता है। ना मैं उसे खुलकर अपना सकती थी, ना छोड़ पाने की ताकत थी। एक अधूरी और पाप से भरी दुनिया में फंसी हुई थी मैं, जहां सुख था पर सुकून नहीं, जहां साथ था पर सम्मान नहीं। कई रातें हमने साथ बिताई, पर कुछ नहीं बदला। मैं अब भी वही हूं, वही घर, वही माँ, वही दवाइयाँ, वही इंतजार। वो भी वही है, मेरे भांजे जैसा। कमरे में आता है, माँ से हंसकर बात करता है, और जब कोई नहीं देखता बस एक नजर मेरी ओर फेंकता है। वही नजर जो सब कह जाती है पर कुछ नहीं बोलती। हम अब और नहीं मिलते वैसे। शायद डर बैठ गया है, या शायद हमने दोनों ने ही समझ लिया है, जो रेखा एक बार मिटा दी गई वो दोबारा खींची नहीं जा सकती। लेकिन उस पर चलना अब ठीक नहीं। शरीर तो सब कुछ भूल जाता है, पर मन हर बार याद दिलाता है कि मैंने खुद को खोया था। एक स्पर्श की तलाश में मैंने अपनी ही गरिमा से समझौता किया। अब मैं जब अकेली बैठती हूँ तो सोचती हूँ, क्या मैं सिर्फ माँ बनने की तड़प में इंसान बनना भूल गई? क्या मैंने जो खोया वो उस सुख से बड़ा था जो पल भर को मिला? शायद हाँ। मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी कहानी पढ़ रहे हो तो बस यही कहना है, अकेलापन, उपेक्षा और तन्हाई, ये सबसे खतरनाक जहर होते हैं। ये तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते, और फिर एक गलती धीरे धीरे आदत बन जाती है। मैं अब किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, राज ही रहेगा। लेकिन मैं खुद से हर रोज एक वादा करती हूँ, मैं उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाऊंगी, चाहे कितना भी सूना क्यों ना हो। हर रिश्ता सीमाओं से बनता है, जैसे मंदिर में मूर्ति हो, पर अगर कोई मर्यादा की दीवार ना हो तो वो मंदिर नहीं, बस एक कमरा रह जाता है। मैं मंदिर बनना चाहती थी, पर एक बार दरवाजा खोल दिया तो अंदर अंधेरा भर गया। अब मैं हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा साफ करती हूँ। मैंने अपनी गलती किसी से नहीं कही, पर जो सीखा उसे तुमसे बांट लिया। अगर तुम्हें लगा कि इस चुप्पी के पीछे कुछ ऐसा था जो औरों तक पहुंचना चाहिए, तो इस कहानी को शेयर करो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी सच्चाइयां दब न जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शायद अगली चुप्पी तुम्हारी हो या किसी अपने की। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।